हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। द हिंदू न्यूज एनालिसिस की बात करेंगे। 1 दिसंबर 2024 की बात करेंगे। जो भी आज के हमारे जो खबरें होने वाली वहां पर अगर हम एक नजर मारें तो फेंगल चक्रवात, ये चक्रवात अभी आ रहा है भारत के तटों पर। इसकी बात करेंगे। विवाह बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। अब ये बाल विवाह मुक्त भारत हो चुका है। ऐसा कौन सा अभियान हो रहा है बाल विवाह जो मुक्त हो चुका है, इसके बारे में देखेंगे। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ये दूसरी बार गलत लिख गया है। राष्ट्रीय राजधानी में जापानी इंसेफेलाइटिस क्या है, इसका देखेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसका प्रकोप कितना देखा जा रहा है। विदेश में भारतीय महिलाओं की मदद के लिए नो स्टॉप सेंटर या नो वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं, इसको देखें। कुछ अन्य खबरें होंगी, उस पर भी हम एक नजर कर देख लेंगे। आज की हमारी पहली जो खबर है फेंगल चक्रवात। अब ये फेंगल चक्रवात कहाँ आ रहा है, तो जैसे कि तारीख लिखी है बंगाल की खाड़ी में 25 नवंबर को ये यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद 27 नवंबर को थोड़ा सा नॉर्थ में आया। फिर 30 नवंबर को बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के तट के आसपास, ये पांडुचेरी के आसपास ये टकराने की संभावना है। इसको लोकेशन लोकेट किया जा रहा है। तो फेंगल चक्रवात 30 नवंबर को आपके उत्तर तमिलनाडु और पट्टुचेरी के तट से टकरा सकता है। ये देखने को मिल रहा है ना, 30 नवंबर को टकरा सकता है उत्तरी तमिलनाडु और पांडुचेरी के तट से। इस दौरान समुद्र में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है चक्रवात जब आता है तो समुद्र में स्वाभाविक तौर पर हलचल बढ़ जाती है। तमिलनाडु का महाबलीपुरम जो है वो समुद्र में खतरनाक रूप ले लिया है। महाबलीपुरम के जो आसपास का क्षेत्र है समुद्र का, उसने बहुत विकट रूप को धारण इसने कर लिया है। इसके कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं और तटीय इलाकों में हाई टाइड देखने को मिल रहा है। अब हाई टाइड आप सभी जानते होंगे, तो हाई टाइड वहां पर देखने को मिल रहा है। इस तूफान का नाम फेंगल सऊदी अरब की तरफ से प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि आपको नाम भी पता होगा, अलग अलग देशों के द्वारा एक नाम दिए जाते हैं और उसी नाम को सऊदी अरब ने दिया हुआ है, ये फेंगल। यह एक अरबी शब्द है जो कि भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण इसमें शामिल किया गया है। चक्रवात की अगर हम बात करें तो इस चक्रवात में मुख्य विशेषता तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है। इसकी उत्पत्ति स्थान पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि टाइफून। टाइफून जो है वो आपका चीन सागर एवं प्रशांत महासागर में बोला जाता है। उसके बाद अगर नाम देखा जाए चक्रवात का हरिकेन, तो ये कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में बोला जाता है। एक नाम होता है टार्नाडो। टार्नेडो पश्चिम अफ्रीका के और संयुक्त राज्य अमेरिका में बोला जाता है। एक नाम होता है विली विलीस, इसको उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। और जो अभी हम चक्रवात कह रहे हैं, इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसको हिंद महासागर के क्षेत्र में बोला जाता है। हिंद महासागर के क्षेत्र की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो जितने चक्रवात बनते हैं, तुम सभी को हम चक्रवात के नाम से ही जानते हैं। हालांकि सभी चक्रवाती हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोला जाता है। जैसे मान लो आपके घर का नाम कुछ अलग होगा और स्कूल का नाम अलग है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन, है ना, तो ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इन सभी प्रकार के तूफानों का जो वैज्ञानिक नाम है, इनको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। ये जो चक्रवातों के भी आपको नाम बताएं, विली विली, है ना, हरिकेन, टाइफून या उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इन सब का जो वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक जो नाम है, उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से हम जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 8 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री अक्षांश के मध्य महासागर की सतह पर इनकी जो उत्पत्ति है वो होती है। ये महासागरों के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं, जहां पर जो तापमान है पूर्वी भाग की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलता है। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ पे संबंधित है, पश्चिमी भाग से संबंधित है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वामावर्त होती है, मतलब कि काउंटर क्लॉकवाइज, और दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पर इनकी दिशा दक्षिणावर्त होती है, मतलब कि क्लॉकवाइज होती है। निर्माण के कारक क्या होते हैं, मतलब जो निर्माण होता है इनका, निर्माण कैसे होता है और क्या इनके जो कारक है वो क्या होते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक जो सतत समुद्री तापमान है वो होना चाहिए। अगर समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है तो चक्रवात के जो कारक हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। मध्य क्षोभ मंडल में उच्च नमी होनी चाहिए, मतलब अगर नमी होगी तो वर्षा होगी।
हवा की जो औसत गति है लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां पर हवा होनी चाहिए। घूर्णन आरंभ होने के लिए कोरियोलिस बल की उपस्थिति होना अनिवार्य है। एक प्रारंभिक निम्न दबाव क्षेत्र भी वहां पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप देखोगे, जो आई दिख रहा है आपको, आई वॉल इसको कहते हैं, ये बहुत प्रमुख और शांत जगह होती है एक तरीके से, ठीक है। आसपास बहुत ज्यादा तेज गति से चलती है, देखो है ना। ये कुछ कैटेगरी भी लिखी हुई है। जो कम होता है वो 119 से लेके 153 तक होता है, मध्यम 154 से 177 तक, ज्यादा 178 से 210 तक, बहुत ज्यादा 211 से 250, और जो विनाशकारी अगर चक्रवात हवा की स्पीड को बना लेता है तो 250 से अधिक यहाँ प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। तो ये कैटेगरी रखी जाती है इसकी। 250 से अधिक अगर कहीं चक्रवात आता है तो क्या हो जाता है, तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। भारत में अक्सर साइक्लोन जो देखे जाती है, वहां पर आप देखो ये रेड रेड जो पॉइंट है, वहां पर जैसे गुजरात में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के तट पर, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तट के आसपास साइक्लोन सबसे ज्यादा भारत में यहीं पर देखे जाते हैं। लगभग भारत की समुद्र तट की जो लंबाई है 7500 किलोमीटर से ज्यादा में यहाँ पर चक्रवात देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और जो आप यहाँ पर हल्के पीले पीले से कलर में देख पा रहे होगे, यहाँ पर मध्यम साइक्लोन आते हैं, छोटे छोटे साइक्लोन देखने को मिल जाते हैं। चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, तो आरंभ में इनको अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर जाना जाता था, लेकिन उससे क्या होता था कि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी, और जिसके बाद इनका नामकरण का आरंभ होने लगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऑस्ट्रेलियाई मौसम वैज्ञानिक ने महिलाओं के नाम पर इनका नामकरण शुरू कर दिया था 19वीं सदी में। लेकिन अब इनका नामकरण ऐसा नहीं है कि महिलाओं के नाम पर ही रखा जाता है, पुरुष के और महिलाओं दोनों के नामों पर अब इनका नामकरण किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको इतिहास है इसका आप समझने के लिए। पहले इनका नाम अक्षांश और देशांतर के आधार पर रखा जाता था, लेकिन अक्षांश और देशांतरों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिसके चलते इसका नामकरण किया जाने लगा। तो सबसे पहले इनको महिलाओं के नाम पर रखा जाता था, लेकिन फिर एक समय के बाद मेल और फीमेल दोनों के नाम पर इनके चक्रवातों का नामकरण होने लगा है। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण की शुरुआत की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में है, उसके द्वारा वर्ष 2004 से इसकी शुरुआत की गई। इसमें 13 देश शामिल होते हैं। 13 देशों के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन पहले ही नामों की सूची को तैयार कर लेते हैं और एक समिति को सौंप देते हैं, और वह समिति के द्वारा एक वर्णमाला के क्रम में इन नामों के हिसाब के चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आज मान लो भारत का मन होया है, भारत ने दे दिया नाम, कल मान लो म्यांमार का मन होया, म्यांमार ने, ऐसे नहीं है। सभी देशों के द्वारा एक सूची दे दी जाती है और उस सूची को समिति को सौंप दिया जाता है। वह समिति निर्धारित करती है कौन से देश का नाम किसके द्वारा रखा गया है। तो अभी जो रखा है वो किसने रखा है, सऊदी अरब के द्वारा रखा गया है। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, तो आप लोगों को पता नहीं होगा तो बता देता हूं, ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, और इस ऐप पर आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर वाला सेक्शन देख पाओगे। करंट अफेयर वाले सेक्शन में ऐप पर भी वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो सभी एग्जाम्स की, और वह टेस्ट सीरीज जो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, और सभी टेस्ट में 200 प्लस टेस्ट रहते हैं। तो अभी जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है नट लर्निंग ऐप, या प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना नट लर्निंग ऐप, ऐसा ही सेम लोगो आएगा, आप डाउनलोड करके वहां पर टेस्ट सीरीज हुआ, पीडीएफ हुआ, सभी चीजें, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। आज की हमारी दूसरी खबर की बात करते हैं, बाल विवाह मुक्त भारत। अब बाल विवाह मुक्त भारत अभियान क्या है ये, और इतना चर्चा में क्यों है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की अगर हम बात करें चर्चा में क्यों, तो हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनके द्वारा नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। सीधी सी बात यह है कि बाल विवाह मुक्त भारत की अभियान की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो यह क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है। तो यह अभियान 25 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक मानवाधिकार दिवस तक चलने वाला यह एक अभियान है।
तो कब से कब चलेगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी लीग हिंसा उन्मूलन दिवस से लेकर 25 नवंबर से 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस तक ये आंदोलन चलेगा। वैश्विक आंदोलन लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में यह शुरुआत की गई है। यह किस मंत्रालय के तहत या किस मंत्रालय के द्वारा प्रयास है? तो इस पहल की जो शुरुआत है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं अन्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच में एक संयुक्त रूप से यह प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका उद्देश्य होगा कि आपको एग्जाम में करंट अफेयर आ सकती है और हम हो सकता है अच्छा पढ़ाते हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हो, या हो सकता है आपके इस वीडियो में डाउट दूर हो जाते हैं तो आप देख रहे हो, या आप अभी नए नए इस चैनल पर जुड़े हो तो आप वीडियो देख रहे हो। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का जो उद्देश्य है देश भर में जो बाल विवाह होती हैं, जो कुप्रथा है उसको समाप्त करना। ध्यान रखना है, जो छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं बच्चों की, उस कुप्रथा को समाप्त करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। युवा बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2047 तक विकसित भारत, इसका क्या मतलब है? तो यह अभियान भारत के 2047 मतलब कि हम आजादी के कितने साल हो जाएंगे? 100 वर्ष कर लेंगे, तब तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी पर इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, है ना। सबसे पहला उद्देश्य याद रखो, बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना है और युवा बालिकाओं को सशक्त बनाना है। 2047 तक महिला और बालिकाओं की पूर्ण, समान, सार्थक भागीदारी को ध्यान केंद्रित करना है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह 7 राज्यों पर केंद्रित है। अब 7 राज्यों पर क्यों है? 7 राज्यों पर इसलिए क्योंकि जो बाल विवाह की कुप्रथा है 7 राज्यों में सबसे अधिक देखने को मिलती है, इसीलिए 7 राज्यों पर यह केंद्रित है। इस अभियान के बाल विवाह के उच्च प्रसार वाले 7 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश और लगभग 300 उच्च भार वाले जिलों पर इसको ध्यान केंद्रित करते हुए बाल विवाह की राष्ट्रीय औसत तुलना में अधिक देखने को यहाँ पर मिलती है। तो राष्ट्रीय जो औसत विवाह है बाल विवाह में, इन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इन 7 राज्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। बाकी तो ये राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है तो सभी राज्यों में चलेगा, लेकिन 7 राज्यों पर मुख्य तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसकी कार्य योजना की बात करें क्या है, तो इस अभियान में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2029 तक, ध्यान रखिएगा 2029 तक बाल विवाह की दरों में 5% से कम करने का उद्देश्य इस कार्य योजना के लिए तैयार करने का आह्वान किया गया। मतलब सीधी सी बात यह है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से इस कार्य योजना के तहत कहा गया है कि 2029 तक बाल विवाह की जो दर है उनको 5% से कम करने का एक लक्ष्य रखो, और वो आह्वान किया गया है। भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या है? तो पिछले 1 वर्ष में लगभग 2 लाख बाल विवाह रोके गए हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले 1 वर्ष में 2 लाख बाल विवाहों को क्या किया गया? रोका गया है। जबकि भारत में 5 में से 1 जो बालिका है उसका विवाह कानूनी आयु 18 वर्ष तक पहुंचने से पहले ही कर दिया जाता है। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि भारत में अगर 5 विवाह होते हैं, 5 विवाह में से 1 विवाह ऐसा होता है जो कानूनी जो आयु है 18 वर्ष उससे पहले ही कर दिया जाता है, उसी को बाल विवाह कहते हैं। लेकिन 1 साल में 2 लाख बाल विवाह रोके गए हैं। वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की शुरुआत के बाद भारत में बाल विवाह के लिए 2019 से 2021 में 47.4% से घटकर 23.3% तक यहाँ पर आंकड़ा पहुंच गया है। मतलब काफी नीचे ग्राफ देखने को मिल रहा है। जब 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम बना तो 2019 और 2021 का डेटा निकाला गया, जहां 47.4% विवाह हो रहे थे, वहां से घटकर लगभग आधा 23.3% यहाँ पर आंकड़ा आ चुका है। तो अच्छी स्थिति में भारत पहुंचने वाला है। तो इसी तरीके से 2029 और फिर 2047 का कानूनी लक्ष्य रखा हुआ है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान भी बनाया गया है। इसके तहत आपको एक याद रखना है कि अगर पूछा जाए कौन से अधिनियम के तहत, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो कि 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 पहुंच चुका है। तो इस लिंगानुपात को भी आप याद कर सकते हो, छोटे छोटे एग्जामों में आता है।
हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं रेंगमा नागा जनजाति। और रेंगमा जनजाति जो नागा की है वो क्यों फेमस है और क्यों चर्चा में आई है, इसकी बात करते हैं। तो हाल ही में रेंगमा नागा जनजाति ने नागालैंड के सेमुन्यू RSA मैदान में नगाड़ा उत्सव सह मिनी हॉर्नबिल महोत्सव के 2 दिवसीय समारोह का समापन किया हुआ है। देखो यहां से ना एक क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, कौन सा, अगर कभी पूछा जाए कि हॉर्नबिल महोत्सव, कौन सा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप कहोगे नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और ये एग्जाम में आता भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है नहीं आता, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेंगमा नागा जनजाति के बारे में। तो रेंगमा नागा जनजाति के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेंगमा नागा एक तिब्बती बर्मी जाति समूह है जो कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों नागालैंड और असम में रहते हैं। कहां पर रहते हैं, 2 राज्यों में रहते हैं, नागालैंड और असम राज्यों में रहते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या नागालैंड में 62,951 और असम में 22,000 यहाँ पर देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा कहां पर, नागालैंड में, और मुख्य तौर पर ये नागालैंड की ही जनजाति है। ये स्वयं को नजोंग या इजांग के नाम से पुकारते हैं, ध्यान रखिएगा, ये स्वयं को नजोंग या इजांग के नाम से भी पुकारते हैं। और अगर इनकी नस्लीय विविधता पूछी जाए तो मंगोलाइड नस्लीय समूह से यह संबंधित है। किससे, मंगोलाइड जो नस्लीय समूह है इससे वह संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि रेंगमा अन्य नागा जनजातियों के साथ यूनान पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया से चले आए और ऊपरी बर्मा क्षेत्र में यह बस गए थे। रेंगमा लोगों में दास प्रथा प्रचलित है, ध्यान रखिएगा, जो दास प्रथा होती है वो रेंगमा लोगों में अभी भी प्रचलित है। दासों को सामान्यतः मेनू, गेंतिनियू और इत्सा केसा नामों से जाना जाता है। तो जो दास बनाए जाते हैं वहां पर, इनको मैग्नेत्यू और इत्सा कैसा नामों से इनको जाना जाता है। जब अंग्रेज नागा क्षेत्र में पहुंचे तब दास प्रथा कम होती जा रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय कोई भी रेंगमा दास नहीं था। जब अंग्रेज थे तब की बात कर रहे हैं। अगर इनकी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो रेंगमा जनजाति कृषक होती है, मतलब कि कृषि कार्य से जुटी हुई है। तो यह झूम खेती और आर्द्र खेती के माध्यम से धान को उगाते हैं और धान की मुख्य फसलों के अलावा मौसमी फसलें और फल भी उगाते हैं। त्योहारों की बात करें तो रेंगमा जनजाति कई मौसमी त्योहार मनाती है, जैसे कि कृषि से संबंधित सभी त्योहार इनकी होते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार है वो नगाड़ा होता है। वो नगाड़ा ही इस त्योहार के मामले में ये जो जनजाति है वो चर्चा में अभी आई हुई है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करती है, जापानी इंसेफेलाइटिस क्या है। और ये मच्छर की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन है क्या। तो आधिकारिक सूत्रों ने हाल ही में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी बोले तो दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जापानी इंसेफेलाइटिस का एक अलग ही मामला सामने आया है। अब ये अलग मामला क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भाई साहब के बैठे और ये काट रहा है, और यहाँ पर भी देख सकते हो अलग अलग जगह पे काटने से कुछ ना कुछ बीमारियां सामने आ रही है। समझते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में। यह जापानी इंसेफेलाइटिस बी वायरस होने के कारण संभावित रूप से गंभीर वायरल जूनोटिक बीमारी है। कैसी है, गंभीर रूप से वायरल जूनोटिक बीमारी। इसका संचरण की बात करें तो विषाणु जानवर, विशेष रूप से सुअरों, आरडे परिवार से संपक्षियों और कुछ मवेशी बगुलों, तालाब बगुलों आदि में के द्वारा मनुष्यों में विषाणु समूही मच्छर के द्वारा या क्यूलेक्स मच्छर होता है उसके द्वारा यह फैलता है। वायरस का मनुष्य से मनुष्य में संचरण नहीं होता है, ये अच्छी बात है। इसकी लक्षण की बात करें तो मस्तिष्क को यह प्रभावित करता है, जिसमें बुखार, सरदर्द, उल्टी, तंत्रिका संबंधी समस्याएं जैसे कि भ्रम, दौरे और पक्षपात जैसे लक्षण सामने देखने को मिलते हैं। जबकि कई संक्रमित व्यक्ति हल्के या कोई लक्षण नहीं दिखा सकते हैं, जो गंभीर मामलों में स्थायी मस्तिष्क क्षति और मृत्यु तक पहुंच जाती है, उनकी हो जाती है। रोकथाम उपचार क्या है, तो टीकाकरण सबसे प्रभावी रोकथाम रणनीति है, खासकर स्थानिक क्षेत्रों। प्रारंभिक निदान और असहाय उपचार लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए अभी कोई एंटीवायरल उपचार नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इससे थोड़ा सा आपको बचाव करना होगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 2013 से वैक्सीन की 2 खुराकें सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा इसके माध्यम से रही हैं, जो कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। वो उतनी सी खबर थी जो इंपॉर्टेंट थी, तो एग्जाम में आ सकती है। भारतीय महिलाओं के लिए मदद के लिए नो वन स्टॉप सेंटर। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें इसकी क्या भूमिका है इसको समझते हैं।
भारत सरकार ने विदेश में संकट का सामना कर रही भारतीय महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। किसके लिए? जो वुमेन्स होती है, इंडियंस वुमेन्स हैं, उनके लिए जो सामना संकट का कर रही है विदेशों में, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब ये संकट क्या है? तो विदेश में संकट का सामना कर रही भारतीय महिलाओं मदद के लिए नो वन स्टॉप सेंटर खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति ने मंजूरी को पास कर दिया है। इसमें कुछ देश शामिल हैं जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जहां पर जेद्दा और रियाद आश्रय गृहों के प्रावधान के वाले 7 वन स्टॉप सेंटर और टोरंटो और सिंगापुर में आश्रय गृहों के बिना 2 वन स्टॉप सेंटर इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 9 वन स्टॉप सेंटरों को शामिल किया। यहाँ पर भारतीय समुदाय कल्याण कोष की भी स्थापना की गई है। सभी भारतीय मिशनों और केंद्रों में यह प्रभावी होगा ताकि प्रवासी जो भारतीय नागरिक है उनके लिए आकस्मिक व्यय को पूरा किया जा सके। आकस्मिक जो व्यय, इमरजेंसी व्यय होता है, इसीलिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष की यहाँ पर स्थापना की गई है। भारतीय समुदाय कोष कल्याण की अगर हम बात करें तो संकट में जो फंसे प्रवासी भारतीय होते हैं उन नागरिकों के लिए आकस्मिक व्यय मतलब कि तो इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है उसको यह पूरा कर सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। इसका कार्य क्या है? तो संकटग्रस्त जो प्रवासी भारतीय कामगार हैं उनके लिए भोजन और आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए सुनिश्चितता पूरी करना, योग्य मामलों में प्रारंभिक जो कानूनी सहायता होती है उसको प्रदान करना इसका लक्ष्य था। सेकेंड चीज इसमें है परिवार लागत वहन करने में अगर असमर्थ है तो सबको हवाई मार्ग से भारत लाना या मृतक प्रवासी भारतीयों के स्थानीय दाह संस्कार या दफन का खर्च वहन करना इसमें शामिल है। जेल या हिरासत में केंद्र में भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए छोटे जुर्माने या दंड का भुगतान करना, 1 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों की आबादी वाले देशों में प्रवासी भारतीय सामुदायिक केंद्र स्थापित करना और स्थानीय प्रवासी भारतीय संघों को इसमें सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर जो भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की गई है, इसके जो कार्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसका फायदा सभी को मिल जाए तो फिर ये बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी का असमर्थ है, अगर कोई परिवार जो लागत वहन नहीं कर पा रहा है सबको लाने में, तो भारत सरकार के द्वारा हवाई मार्ग से लाया जा सकता है, उसके पूरा दाह संस्कार खर्च किया जा सकता है। अगर मान लो किसी प्रवासी को किसी दूसरे देश में जेल हो गई, हिरासत में है, तो उसकी रिहाई के लिए भी छोटे मोटे दंड का प्रावधान, जो जुर्माना होगा उसका प्रावधान कर सकता है। तो ये अच्छी खबर है। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। लोथल में उत्खनन स्थल का धसाव। अब ये जो लोथल है वो कहाँ है? आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और भारत में गुजरात राज्य में है, स्थित है लोथल। और लोथल एक ऐसा बंदरगाह है, लोथल एक ऐसा था सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जहां पर डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह के साथ देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पर कुछ स्थल के धसाव के सामने बात आई है। क्या है? हाल ही में हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल लोथल में शोध उत्खनन के दौरान एक शोध छात्रा की उत्खनन स्थल पर मिट्टी धसाव के कारण मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गई? एक शोध छात्रा थी, उसकी मिट्टी धसाव के कारण मृत्यु हो गई। लोथल का परिचय गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ का जो निर्माण है वो 2200 ईसा पूर्व में हुआ था और यहाँ का जो उत्खनन है 1954 में 1954 में SR राव ने किया हुआ था। गुजराती में लोथल का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला कहते हैं। सिंधी में मोहनजोदड़ो को भी यही अर्थ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात गोदीवाड़ा, जिसको बंदरगाह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गोदीवाड़ा कहते हैं, शामिल था। सबसे प्राचीन ज्ञात यही है बंदरगाह लोथल, जो शहर को साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है, इसको याद रख लो, ये इंपोर्टेंट है। लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है। तो लोथल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब नामित किया गया है? 2014 में नामित किया गया था, जिस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए थे तभी। तो ऐसे याद कर सकते हो इसको, है ना। तो ये इंपोर्टेंट। तो आज की यहाँ पर जो हमारी खबरें थी इंपोर्टेंट थी, 6 खबरों की मैंने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ आपसे अगले दिन फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।